हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के चैप्टर 15 पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वहाँ से। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंडिया अडॉप्टेड डैश डेमोक्रेसी। आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पास गिवन है, आप इससे लिख सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इंडिया जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सेप्ट किया था। आपको किसी किसी जगह पे डायरेक्ट की जगह पे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिखा हुआ भी दिखेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। देन इसके बाद में इन इंडिया ऑल एडल्ट अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट, ये चीज़ आपको पता ही है। देन अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑफिशियली जाना माना ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिकॉग्नाइज्ड। देन पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है। फिफ्थ वाले में भी वही इलेक्शन कमीशन ही है, क्योंकि इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं यानी कि इलेक्शंस हुए हैं डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये सारे ही इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं। देन इसके बाद में सिक्स क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स ऑफ डैश कम्युनिटी एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर्स में 2 मेंबर्स जो है होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। देन इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है इंडिया हैज़ डैश राइट टू वोट। तो यहाँ होगा यूनिवर्सल एडल्ट राइट। कहीं कहीं पे सिर्फ एडल्ट राइट भी दिया है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। देन 2011 में द कंट्री विद द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में मैक्सिमम विमेन मेंबर्स थे, ऐसा एक कंट्री था 2011 में, वो था क्यूबा। देन नाइन्थ क्वेश्चन है ग्रुप्स दैट हैव क्लोज रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉल्ड। तो वो सारे ग्रुप्स जिनका पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में क्लोज रिलेशनशिप होता है उनको बोलते हैं प्रेशर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्रेशर ग्रुप्स। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ था तो सिर्फ प्रेशर लिखे हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी बोलते हैं उनको। देन टेंथ क्वेश्चन है डैश प्रेशर ग्रुप्स प्लेस अ की रोल इन पासेज ऑफ हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल के पासेज में विमेंस प्रेशर ग्रुप जो है वो बहुत ही की रोल यहाँ पे प्ले किए थे, तो वो हो गया। देन इसके बाद आते हैं सेकंड जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का। मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। फर्स्ट दिया है इन इंडिया अ पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू वोट इफ़। तो इंडिया में किसी भी पर्सन को राइट टू वोट नहीं मिलेगा जब कोर्ट उसको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दे। बाकी जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो अटेन कर ले 18 ईयर्स का, तो ऑब्वियसली उसके पास राइट है वोट का। इंडिया का सिटीज़न है तो भी उसके पास राइट है वोट का। वोटर्स लिस्ट में नेम नहीं है तो नेम ऐड किया जा सकता है। रीज़न देखेंगे इसके पीछे कि क्यों नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि वो इन एलिजिबल है, दैट सिंपली मीन्स कि अब वो वोट नहीं दे सकते। सेकेंड क्वेश्चन है हु प्लेड अ की रोल इन चेंजिंग द लॉ इन निर्भया केस टू मेक माइनर्स एज्ड अबव 16 years liable to treat and sentenced as adults and not as juveniles for committing heinous सेक्स क्राइम्स। तो जब निर्भया केस हुआ था उस टाइम पे जो माइनर्स होते हैं उनको तो हम लोग 18 के बिलो वाले लेते हैं, लेकिन अगर 16 ईयर्स तक भी है तो अगर वो कोई बहुत ही बुरा क्राइम कर दे तब उस केस में उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एडल्ट्स को ट्रीट करते हैं। तो ये जो डिसीजन आया था इस पे की रोल कौन प्ले किया था, तो यहाँ पे आंसर है पीपल्स मूवमेंट। क्योंकि ना तो मीडिया से वो काम हुआ था, ना गवर्नमेंट से, ना ही निर्भया जो थी उनके फैमिली से, लेकिन लोग आपस में मिल कर के आए थे एंड वो की रोल प्ले किए थे, तो आंसर हो गया आपका पीपल्स मूवमेंट। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन में विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो है 61st अमेंडमेंट, इससे वोटिंग एज को 21 ईयर्स से कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। तो ये हो गया आपका। देन विमेंस रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पार्लियामेंट वाज हाईएस्ट इन। तो 2013 में हाईएस्ट था इंडियन पार्लियामेंट में, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो विमेंस का था। देन फिफ्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। तो लोकसभा में स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो नंबर ऑफ सीट जो रिजर्व्ड है वो है 47। इसके अलावा स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए भी दिया है आपके बुक में, आपको वो भी याद करना है। मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं बताऊंगी और फिर आप भूल जाओगे। उससे बेटर है आप एक बार ओपन करो और जब खुद से ओपन करके आप उसको सर्च करके याद करोगे ना तो वो आपके माइंड में रहेगा। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का 47 है।
शेड्यूल्ड कास्ट का आपको पढ़ना है। देन 6th क्वेश्चन है 33 to 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन द, तो विमेन के लिए लोकल बॉडीज़ में 33 से 50% तक के जो सीट है वो रिजर्व्ड रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा लोकल बॉडीज़। देन अब आते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछ रहा है इन विच इंस्टेंस वॉज द गवर्नमेंट प्रेशर्ड बाय द हाईली चार्ज्ड मीडिया कैंपेन टू चेंज द लॉ टू मेक माइनर एज्ड अबव 16 ईयर्स लायबल टू ट्रीट एज एन एडल्ट। तो ये अभी जस्ट हम लोग देखे थे निर्भया केस में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आपका निर्भया केस। देन इसके बाद में 8th क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑफिशियल मीडियम फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इज, तो डेमोक्रेसी में लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए प्राइमरी मीडियम क्या है, इलेक्शन है। इलेक्शन के थ्रू ही जो पब्लिक है वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती है, तो आंसर हो गया आपका इलेक्शन। देन द मेन एक्टिविटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी इज, डेमोक्रेसी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेन एक्टिविटी होता है कि ना तो उनको इलेक्शंस लड़ना मेन ऑब्जेक्टिव है, ना ही पीपल्स के साथ मूवमेंट करना ऑब्जेक्टिव है, ना ही पब्लिक ओपिनियन बनाना ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको पावर अटेन करना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, एक और है बस लास्ट ये आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन में, विच ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर ऑक्यूपेशनल प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स के टाइप्स और ये सारा चीज़ डिटेल में जब आप बोलोगे तो मैं आपको लेसन का एक्सप्लेनेशन बनाऊंगी, इस लेसन का एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं बनाई हूँ। तो प्रेशर ग्रुप में ऑक्यूपेशनल वाले पार्टीज में कौन आता है ये आपको बताना है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डॉक्टर्स, टीचर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिशियल ग्रुप्स का। बाकी ST SC वाले एसोसिएट्स नहीं, कम्युनल और रीजनल सोसाइटीज़ भी नहीं, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं। ये वाला आपका जो ग्रुप है वो प्रेशर ग्रुप है ऑक्यूपेशनल वाला। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज यूनिवर्सल एडल्ट सैफरेज, सॉरी व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट सैफरेज मीन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आंसर तो याद करना ही करना है। तो यूनिवर्सल एडल्ट सैफरेज मीन्स एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। तो हर एक सिटीजन जिसका एज 18 ईयर्स से अबव है उनको राइट है वोट का, ना तो उसमें उनका कास्ट देखा जाएगा, ना ही रिलीजियन, ना ही जेंडर और ना ही उनका इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब वो रिच हैं या पुअर हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सैफरेज। देन सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, अभी हम लोग देखे थे जस्ट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में वही है। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द राइज इन नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स थे वो राइज हुआ, उसका मेन रीज़न क्या है। फर्स्ट रीज़न क्या हो जाएगा, वोटिंग एज को डिक्रीज़ कर दिए, 21 से 18 ईयर्स तक कर दिया गया। देन पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली वोटर्स तो इंक्रीज़ होंगे। ऑल्सो जो इलेक्शन कमीशन है वो एफर्ट्स देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को रजिस्टर कर सके। तो आंसर में लिखोगे आप ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि द राइज इन इंडिया ऑफ द राइज इन द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द एफर्ट्स मेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू रजिस्टर मोर वोटर्स। देन फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वोटर बिहेवियर। तो वोटर बिहेवियर को क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है, इसका मीनिंग बताना है। तो वोटर बिहेवियर रेफर्स टू द वे पीपल थिंक देयर वोटिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स एंड इश्यूज। सो वोटर बिहेवियर क्या है, इट इज़ द वे कि हाउ पीपल टेक डिसीजंस ऑन वोटिंग। अब वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हैं, कैंडिडेट्स कौन है और बाकी दूसरे ऐसे इश्यूज जो भी रहते हैं उन पे डिपेंड करता है, ये वोटर्स बिहेवियर है। फिफ्थ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि वोटर्स बिहेवियर जो है वो किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वोटर्स का बिहेवियर। तो पहला तो होता है कास्ट और रिलीजन, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को देखकर भी वोट देते हैं। देन रीजनलिज्म एंड लैंग्वेज, मतलब काफ़ी लोग रीजनल एरिया अपने आसपास के हैं और कॉमन लैंग्वेज उनका वो है, जैसा आप स्पीक करते हो वैसे ही सामने वाला भी बोल रहा है, तो उस केस में आपको थोड़ा कनेक्टेड लगेगा, तो लैंग्वेज बेसिस पे भी वोट देते हैं। देन मनी एंड इंसेंटिव्स अगर मिलते हैं तब उस बेसिस पे भी देते हैं। गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छा है तो उस बेसिस पे भी वोट देते हैं। एंड मीडिया का भी इन्फ्लुएंस रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वोटर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन सिक्स क्वेश्चन है इन अ डेमोक्रेसी अपार्ट फ्रॉम इलेक्शंस व्हाट आर द चैनल्स अवेलेबल फॉर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो सिर्फ इलेक्शन के अलावा, क्योंकि हम लोग तो देखे थे कि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर पीपल को पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए डायरेक्ट
चीज़ है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो इलेक्शन के अलावा और कौन से ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं और ऐसे कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। सो अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी थ्रू किन चीज़ों से, तो प्रोटेस्ट करके, पिटीशन से, प्रेशर ग्रुप्स के फॉर्म में, मीडिया के फॉर्म में एंड सोशल मूवमेंट्स के थ्रू। ये सारे दूसरे चैनल्स अवेलेबल हैं जिनसे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। सेवेंथ क्वेश्चन है, नेम एटलीस्ट 6 मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया फॉर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। तो लोगों के रिप्रेजेंटेशन के लिए 6 मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं इंडिया के। फर्स्ट तो आपको पता ही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सबसे अर्लीस्ट है, INC जिसको बोलते हैं। देन इसके बाद इनके साथ में जो मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन या मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है BJP, भारतीय जनता पार्टी। देन इसके बाद में AAP, आम आदमी पार्टी। देन उसके बाद में BSP, बहुजन समाज पार्टी। देन इसके बाद आता है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एंड SS जो है शिवसेना। ये सारे हो गए, इनको आपको याद करना है। देन एट्थ क्वेश्चन, ये आपको आगे भी मिलेगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म में दोनों है। पहला तो दिया है मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो इनके बीच का मेन डिफरेंस, और एक बार दिया है सिर्फ डिटेल्ड डिफरेंस लिखने के लिए। तो मेन डिफरेंस क्या है, प्रेशर ग्रुप जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनको पावर मिले। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का एम होता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। देन प्रेशर ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया इनके बीच का मेन डिफरेंस। देन आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेम द डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स। तो कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो आपको बताने हैं। तो डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स आर TV, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स एंड मैगज़ीन्स। देन 10th क्वेश्चन है, ऑन व्हाट कंडीशन कैन पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म अ गवर्नमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट किस कंडीशन पे बना सकती है, तो बहुत सिंपल है, बाय विनिंग द मेजोरिटी। जिनको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगे वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सो अ पॉलिटिकल पार्टी कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट इफ इट विंस द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शंस। देन 11th क्वेश्चन, गिव द मेन रीज़न फॉर द राइज इन नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया। तो इंडिया में वोटर्स के जो नंबर था उसके राइज का मेन रीज़न आपको लिखना। अभी पहले भी पढ़े थे, सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपसे बोल रहा है मेन रीज़न लिखने के लिए। तो मेन रीज़न था वोटिंग एज को लोअर करना एंड पॉपुलेशन में ग्रोथ आना। इलेक्शन कमीशन का जो रोल था उसको भी हम लोग लेंगे, रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न वो नहीं है। मेन है उनके वोटिंग एज का लोअरिंग और साथ ही में पॉपुलेशन ग्रोथ। देन 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी मीन्स। मतलब डेमोक्रेसी में लोगों के पार्टिसिपेट करना, जो आपका लेसन का ही नाम है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, इसका मीनिंग क्या है। सो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी मीन्स एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस, प्रोटेस्ट एंड डिस्कशंस टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, इलेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना और वो सारे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। 13th क्वेश्चन, वही जो अभी 8th में देखे थे, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच का डिफरेंस। तो वहाँ मेन डिफरेंस था, अब यहाँ पे आप उन डिफरेंस को थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट वही है सेम, कि प्रेशर ग्रुप्स को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं पावर गेन करने के लिए। प्रेशर ग्रुप का यहाँ पे काम वही है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का गवर्नमेंट फॉर्म करना। देन प्रेशर ग्रुप्स जो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट को, तो वही इंटरेस्ट एरियाज़ के नेम दिए हुए हैं, जैसे फार्मर्स, लेबरर्स या फिर बिजनेस ग्रुप। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंटायर पॉपुलेशन को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि उनको गवर्न करना है पूरे कंट्री को। देन जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो मेथड्स यूज़ करते हैं, प्रोटेस्ट या फिर स्ट्राइक या पेटिशंस, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव प्रोसेस यूज़ करती हैं। 14th क्वेश्चन, व्हाट वाई वॉज द वोटिंग एज इन इंडिया लोवर्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। तो क्यों हुआ था, इस वोटिंग एज को क्यों कम किया गया था। तो यहाँ पे कम किया गया था ताकि यूथ जो है वो भी पार्टिसिपेट करे डेमोक्रेसी में, यानी कि डिसीजन मेकिंग में। सो द वोटिंग एज वॉज लोवर्ड to 18 years to allow youth to participate in democracy. 15th question, what are the reasons for people's not casting their vote। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी दिखेंगे, आपके एग्जाम्स मतलब बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या रीज़न है कि लोग जो है वो वोट नहीं देते हैं।
तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आंसर को, और इसमें और करके मैं आपको लॉन्ग फॉर्म में भी दी हूँ। तो शॉर्ट क्या है, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है पॉलिटिशियंस पे, और काफ़ी बार है कि पोलिंग पोलिंग स्टेशंस पहुँचने में डिफ़िकल्टी आता है। तो ये इनके मेन रीज़न्स हैं। इन्हीं को जब इलैबोरेट करके लिखोगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो डिटेल में आता है, ज़्यादा मार्क्स में आता है, तब आप ये आंसर लिखना कि फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर पीपल्स नॉट कास्टिंग देयर वोट। फर्स्ट है इलिटरेसी। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से उनको डिफ़िकल्ट लगता है वोटिंग प्रोसेस को समझना, और इसीलिए वो वोट देने नहीं जाते हैं। साथ ही में उनको वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का जो इम्पोर्टेंस है वो पता ही नहीं है। सेकेंड है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है अबाउट इलेक्शन डेट्स, प्रोसीजर, और साथ ही में ना ही उनको अपने वोट का सिग्निफिकेंस पता है, जिसके वजह से वो वोट देने नहीं जाते हैं। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिस्कनेक्टेड फील करते हैं पॉलिटिक्स से, क्योंकि उनका कोई लेना-देना नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ से, ना ही कोई रिलेशन वाला वहाँ पास है, या फिर कोई भी ऐसे उनके पास में कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो कनेक्टेड रहें पॉलिटिक्स से। जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनका जो वोट है ना वो मैटर ही नहीं करता है, और एज़ अ रिज़ल्ट वो इलेक्शन प्रोसेस में या फिर इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है नो सूटेबल कैंडिडेट। कोई सूटेबल कैंडिडेट है ही नहीं, कोई ऐसा कैंडिडेट है ही नहीं जिसके ऊपर वोटर्स को ट्रस्ट हो। तो इसकी वजह से ही वो लोग पार्टिसिपेट करने नहीं जाते हैं। देन नो क्लोज रिलेटिव्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर किसी के फैमिली या फ्रेंड्स वहाँ पे खड़े हुए हैं वोटिंग वाले प्रोसेस, मतलब कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव कोई खड़ा हुआ है, तब लोग जाते हैं वोट देने, मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन अगर नहीं है कोई जान पहचान का तो नहीं जाते हैं। तो ये रीज़न हो गया। इसके अलावा अदर रीजंस भी है, जैसे कि यहाँ पे पर्सनल सर्कमस्टेंसेस है, किसी का हेल्थ इशू है, किसी को कहीं कोई काम के लिए जाना है इमीडिएटली अर्जेंटली, तो उस केसेस में वो नहीं जाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं फॉर नॉट टेकिंग पार्ट इन वोट। देन 16th क्वेश्चन है, why is there such a large difference between the number of registered voters and number of people who actually cast their votes in an election? तो किसी भी इलेक्शन में वो लोग जो कि वोट देते हैं और साथ ही में वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब मान लो 100 लोग रजिस्टर्ड हैं तो उसमें से मान लो 50 लोग वोट दे रहे हैं, तो इतना ह्यूज डिफरेंस जो है वो क्यों है? Now, there is such a large difference between the number of registered voters and the number of people who actually cast their votes in election because क्या reason है? First है, many people register as voters but do not vote due to lack of interest, migration और election boycotts। तो पहला चीज़ क्या हो गया कि बहुत सारे लोग जो कि रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो माइग्रेट कर चुके हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं है जहाँ पे उनका नेम था, या फिर वो इलेक्शंस को बॉयकॉट कर चुके हैं। जैसे हम लोग रीजंस देखे थे ना फॉर नॉट कास्टिंग वोट्स, तो वो सारे रीजंस हो सकते हैं। सेकंड है, कुछ पीपल जो है वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं पोलिंग स्टेशंस पहुँचने में, तो इसके वजह से ही कि रजिस्टर तो हुए थे लेकिन वोट दिए नहीं। देन कुछ लोगों का ट्रस्ट कम होता है पॉलिटिशियंस पे, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा रजिस्ट्रेशन में और नंबर ऑफ़ पीपल्स कास्टिंग देयर वोट्स इन चीज़ों में। देन उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सेम हैं, जिसकी वजह से उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में कोई केयर करता ही नहीं है, तो लोग वोट नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से ही सारा गैप आ जाता है। 17th क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द वोटिंग परसेंटेज समटाइम्स एज हाई एज 100% इन इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज वाइल इट इज़ अराउंड 50% इन विधानसभा एंड लोकसभा इलेक्शंस। तो क्या होता है जब कभी लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होता है, लाइक नगर पंचायत या फिर नगर पालिका जो बोलते हैं, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का होता है, तो उस केस में आपको दिखेगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 100% तक है, मतलब ऑलमोस्ट सब जा रहे हैं, बहुत हाई परसेंटेज है, ऐसा नहीं कि 100 ही है लेकिन हाई परसेंटेज है। वहीं पे जब लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन होता है तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, मान लो 100 का 50% हो गया, तो उसका क्या रीज़न है? नाउ, जो लोकल इलेक्शंस होते हैं जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा जाते हैं वोट देने के लिए, क्योंकि उनके लोकल इश्यूज़ यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनके डेली लाइफ के इश्यूज़, जैसे कि वाटर हो गया, रोड हो गया, स्कूल्स हो गए, ये सारे इश्यूज़ डायरेक्टली रिलेटेड हैं। लेकिन जब स्टेट या नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है, स्टेट लेवल जैसे विधानसभा का इलेक्शन और नेशनल लेवल जैसे लोकसभा का इलेक्शन, उस टाइम पे लोग जो हैं वो डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हैं, क्योंकि बिगर पॉलिटिकल इश्यूज़ यहाँ पे टर्न आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके खुद के जो माइनर माइनर इश्यूज़ हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इसीलिए लोकल इलेक्शंस में आपको 100% वोटिंग दिखेगा, क्योंकि
वहाँ पे ये सारे रीज़न्स हैं। साथ ही में लोकल इलेक्शंस में स्मॉल पॉपुलेशन भी तो है, कम्युनिटी का साइज़ भी तो छोटा है। तब उस केस में जब पॉपुलेशन कम है तो 100 लोग में से अगर 90 लोग जा रहे हैं तो आप बोलोगे ना कि हाँ 90% वहाँ पे वोटिंग हुआ। वहीं पे अगर बहुत हैवी पॉपुलेशन है और उसमें से कम लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है वो एक रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। 18th क्वेश्चन, how did the Kitoko Hachiko movement in Karnataka in 1984 pressurize the government to take decisions in favor of farmers? Describe the impact of this episode. तो क्या हुआ था 1984 में कर्नाटका में किटोको हाजिको मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे गवर्नमेंट को फार्मर्स के फेवर में डिसीजन लेने के लिए प्रेशराइज किया गया था। तो वो क्या हुआ था पूरे एपिसोड को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो 1984 में कर्नाटका जो है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो 30,000 हेक्टेयर्स जो लैंड था, जो कि विलेज का ग्रेजिंग लैंड था, वो कंपनी को दे दी थी। और वो कंपनी कौन सी है? कर्नाटका पल्प वुड लिमिटेड, केपीएल कंपनी, फॉर द पेपर प्रोडक्शन, पेपर प्रोड्यूस करने के लिए। अब इतना सारा जो है वो फार्मर्स का लैंड था जिस पे ग्रेजिंग होता था ना, तो फार्मर्स क्या किए, प्रोटेस्ट किए ताकि उनका ये जो लैंड है वो उनको मिले, जहाँ पे कैटल ग्रेजिंग वापस से हो पाए ना। ये जो केस था वो फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद में जो फार्मर्स हैं उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फैसला दे दी। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इस एक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाए, मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसको गवर्नमेंट फॉलो नहीं किया, जिसके वजह से जो लोकल वहाँ के फार्मर्स थे वो किटोको हाचिको मूवमेंट लॉन्च किए, जिसका मीनिंग था अप्रूट एंड प्लांट, जो कि 1987 में यहाँ पर दिखा रहा है ना, 1984 होगा, 1984 में हुआ ना। फार्मर्स जो है वो रिमूव करते थे यूकेलिप्टस ट्री को, जो कि पेपर बनाने में काम आता है, जो कि कंपनी वहाँ पे प्लांट करके जाती थी, तो ये हो गया अप्रूट। एंड उसके बाद में वो लोग रीप्लांट करते थे फ्रूट्स एंड फूडर को, जो कि आप यहाँ देख रहे हो अप्रूट एंड प्लांट। तो पहले अप्रूट किए क्या चीज़, यूकेलिप्टस ट्रीज को, जो कि कंपनी प्लांट की थी, एंड देन उसके बाद में प्लांट किए क्या, तो फ्रूट्स या फिर फूडर्स को, वो सारे ट्रीज जो उनके लिए यूज़फुल हैं। नाउ इनका इम्पैक्ट क्या आया था, क्योंकि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ दिस एपिसोड बोला है, तो इम्पैक्ट क्या आया, जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर में आ गई और उसके बाद उनको कैंसिल करना पड़ा, और जो कंपनी है उनका लीज उसको वो कैंसिल किए 1991 में। और इसके वजह से ये दिखाता है कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट और उनके जो भी एक्शंस होते हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। 19th question, how would people's participation in a democracy be affected if there was no universal adult suffrage? तो अगर यूनिवर्सल एडल्ट सैफरेज जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे, अगर ये नहीं होता तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो कैसे अफेक्ट होता है, ये आपको बताना है। तो यूनिवर्सल एडल्ट सैफरेज क्या होता है कि एवरी एडल्ट हैज़ राइट टू वोट। नाउ अगर ये नहीं होता, उसके वजह से क्या होता है, कुछ सर्टेन ग्रुप्स जैसे कि रिच या फिर एजुकेटेड ग्रुप जो है उनको अलाउ किया जाता वोटिंग के लिए, जो कि अनफेयर हो जाता। बहुत सारे लोग जैसे कि विमेन है, पुअर है या माइनॉरिटीज़ हैं, इनको एक्सक्लूड कर देते डेमोक्रेसी से। जो लीडर्स हैं वो वर्क करते सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए और इग्नोर करते जाते कॉमन पीपल को और कॉमन पीपल के नीड्स को। इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो वीक हो जाता और अनफेयर हो जाता, और डिसीजंस जो लिए जाते वो सारे कुछ यहाँ पे किसी पर्टिकुलर क्लास के बेसिस पे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के चीज़ों के लिए लेते कि उनको कैसे बेनिफिट हो। तो इसलिए यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनके विश को वो रिफ्लेक्ट करते ही नहीं, तो इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट सैफरेज के एब्सेंस से ये सारे आपको लॉस देखने के लिए मिल सकते हैं। 20th क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट वोटर बिहेवियर। ये भी इंपॉर्टेंट है, वोटर के बिहेवियर को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। पहला तो हो जाएगा कास्ट या फिर रिलीजन, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो वोट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। देन मनी एंड गिफ्ट्स, तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो ट्राई करते हैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का बाई ऑफरिंग मनी या फिर फ्रीबीज, जिसके वजह से लोग जो हैं वो उनको वोट दे देते हैं। देन लोकल इश्यूज, जैसे कि पीपल जो हैं वो अपने खुद के प्रॉब्लम्स होंगे ना, जैसे वाटर सप्लाई कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, रोड कैसा है, अगर कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है कि इन चीज़ों को सही करके देगा तो ऑब्वियसली लोग उसको वोट देंगे। तो लोकल इश्यूज़ पे भी डिपेंड करता है। देन मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडियाज़ पे आप जो भी सारे पब्लिक ओपिनियंस देखते हैं वो शेप करते हैं वोटर्स को। देन गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, जैसे अगर आपके पास में जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत अच्छा काम किया है पहले से ही, तो ऑब्वियस है कि आप डिसाइड करोगे कि आप अपना वोट उनको ही दो। देन कैंडिडेट्स रेपुटेशन, अगर जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो अगर ऑनेस्ट है और कैपेबल लीडर बन सकता है तो ऑब्वियसली वोटर्स को वो अट्रैक्ट करेगा ही। लास्ट क्वेश्चन आपके इस लेसन का,
विच प्रेशर ग्रुप हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस इन क्लास। तो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन से ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट के ऊपर, आपको इनको डिस्कस करना है। तो सम मोस्ट पावरफुल प्रेशर ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया आर। पहला तो होता है बिजनेस ग्रुप, जैसे कि बिग कंपनीज या इंडस्ट्रियल ग्रुप्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे FICCI या फिर CII। देन उसके बाद में फार्मर्स यूनियन। तो यहाँ पे ग्रुप जैसे कि भारतीय किसान यूनियन था, वो डिमांड करता है बेटर प्राइस फॉर क्रॉप्स के लिए, तो फार्मर के वेलफेयर के लिए है, तो ये अब वो प्रेशराइज कर पाते हैं गवर्नमेंट को। नेक्स्ट होते हैं लेबर यूनियंस, जैसे कि INTUC या फिर CITU या BMS। तो ये सारे जो हैं ग्रुप्स, वो राइट वेजेस के लिए, वर्कर्स राइट के लिए और वेजेस के लिए यहाँ पे वो करते हैं, स्ट्राइक्स वगैरह प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये भी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। देन रिलीजियस और कास्ट बेस्ड ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे RSS है, मुस्लिम लीग है और दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। देन विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि NCW, ये फाइट करते हैं विमेंस राइट के लिए और डिमांड किए थे 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में, तो इनका भी ग्रेट इम्पैक्ट रहा। देन मीडिया प्रेशर ग्रुप्स, तो न्यूज़ चैनल्स एंड सोशल मीडियाज़ का तो आज के डेट में तो सबसे ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, तो ये भी यहाँ पे। और इसके अलावा जो भी पब्लिक मूवमेंट्स होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के एक्ट को फोर्स करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। अगर इसके अलावा आप बाकी लेसन के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस एंड उनके एक्सप्लेनेशंस को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सोशल साइंस के प्लेलिस्ट जो है वो फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description.